हेलो, वेलकम ऑन DCI रिसर्च सेंटर। और आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने वर्तमान समय का लैपटॉप व कंप्यूटर तो देखा ही होगा, लेकिन जो ये वर्तमान समय का लैपटॉप व कंप्यूटर है, ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में कौन कौन सी डिवाइस बनी, किस किस डिवाइस को प्रोसेस होने के बाद आज हमें ये वर्तमान समय का कंप्यूटर व लैपटॉप देखने को मिल रहा है, उन सभी डिवाइसों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की तो ये बहुत लंबी है। इसको अगर हम 4000 5000 जितना साल पुराना कह सकते हैं, उससे भी ज़्यादा लंबी हिस्ट्री है कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर की हिस्ट्री जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कहते किसको है। अब कंप्यूटर किसे कहते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कंप्यूटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव डाटा समथिंग। तो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जो कि डाटा को रिसीव करता है समथिंग। लेकिन आज ये डेफिनेशन में कुछ और बोलता हूँ। यानी जब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात आती है, अगर उस टाइम आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या होता है, तो उस टाइम डेफिनेशन बदल जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है, ये आंसर गलत होगा। देखो, कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट वर्ड से बना है, संगणक वर्ड से बना है। संगणक का मतलब होता है गणना करना, गिनती करना, सॉल्यूशन करना किसी चीज का। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर हम उस डिवाइस को, उस यंत्र को कह सकते हैं जो किसी चीज की गणना कर सकता है, जो किसी चीज का हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। सपोज करो मुझे टाइम देखना है, तो मैं घड़ी में टाइम देखूंगा, तो घड़ी अगर मेरे पास सुई वाली है या नंबर वाली है, जो सी मर्जी हो, दोनों से टाइम दिखता है, तो घड़ी एक कंप्यूटर होगी। कैलकुलेटर में मैंने कोई वैल्यू आंसर देनी है, मतलब प्लस करना है, जोड़ना है, तो कैलकुलेटर मेरे लिए कंप्यूटर है। कुछ और मैंने टेम्परेचर मापना है, बुखार मापना है, तो थर्मामीटर मेरे लिए कंप्यूटर है। मतलब जो भी किसी चीज़ का रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, मुझे ये इसकी लंबाई चेक करनी है, तो इंची टेप से मापूंगा, तो इंची टेप भी मेरे लिए एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर का वर्ड, कंप्यूटर का मतलब ये नहीं होता कि जो जिसके साथ कीबोर्ड हो, माउस हो, समथिंग। हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर उस डिवाइस को कहते हैं जिससे हमें कोई रिजल्ट मिलता है, जिससे हमें कोई डाटा मिलता है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हमारा वर्तमान समय का कंप्यूटर है, ये ALU पे डिपेंड है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसमें संख्याओं को जोड़ा व घटाया, या सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ये मैथ के ऊपर डिपेंड है। यदि मैथ नहीं बनता तो आज का हमारा कंप्यूटर नहीं बनता। मैथ किसके ऊपर डिपेंड है? मैथ गिनती के ऊपर डिपेंड है। गिनती किसने शुरू करी? अब मान लो मैं बहुत लंबी बात कर रहा हूँ, मुझे टाइम तो नहीं पता क्योंकि उस टाइम हम थे तो नहीं, कि जब आदमी ने उंगलियों के इशारे से किसी वैल्यू को बताना शुरू किया, तो वहाँ से गिनती की या कंप्यूटर की शुरुआत को माना गया है। जैसे मुझे कोई पढ़ना लिखना नहीं आता, या जब जिस टाइम कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, स्टार्टिंग के जिस टाइम आदमी हुआ करते थे, तो वो किसी चीज़ को बताने के लिए इशारों का यूज करते थे। जैसे भाई कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने व्यक्ति हैं, तो दो, ऐसे उनको ये नहीं पता खुद को कि ये 2 है, 5 है, कितने हैं, लेकिन वो उंगली से इशारा करना सीख गए थे। तो यहाँ से गिनती की शुरुआत हुई, तो यहीं से हम कंप्यूटर की शुरुआत मान सकते हैं। ठीक टाइम बीतता गया, तो टाइम बीतते बीतते फिर उसके बाद सबसे पहला जो कंप्यूटर आया हमारे सामने, वो आया है एबाकस। एबाकस आपको स्लाइड में दिखाई भी दे रहा होगा। एबाकस ये एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, दुनिया की सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस एबाकस को माना जाता है। और इसको जो बनाया गया था, चाइना के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 300 BC के आसपास। एक्यूरेट टाइम किसी के पास नहीं होता, हर एक बुक में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन विकिपीडिया के अकॉर्डिंग इसको 300 BC के अंदर बनाया गया। तो एबाकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहाँ बनाया गया? चाइना के अंदर। कब बनाया गया? 300 BC में। किस लिए यूज होता था? ये संख्याओं को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए यूज होता था। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें कुछ बीट्स होती थी, मतलब बीट्स, ये जो गोल गोल चल रहे दिखाई दे रहे हैं, ये बीट्स हैं। इन बीट्स के अकॉर्डिंग ही इसकी संख्याओं को जोड़ा व घटाया जाता था। अगर हम आज की बात करें, टुडे की बात करें, क्या आज भी एबाकस देखने के लिए मिलता है कहीं पर? जी हाँ, ये छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए, आज के टाइम में जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में भी कई बार इसका यूज देखते हैं हम, प्ले स्कूल में खासकर,
छोटे बच्चों को गिनती सिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है वर्तमान समय में। और ये दिखने में टॉय जैसा दिखता है, खिलौने जैसा दिखता है, आपने जरूर देखा होगा या इंटरनेट पे आप सर्च करके भी देख सकते हो। एबेकस के बारे में बता रहा हूँ, और एबेकस के बारे में एक नॉलेज देना चाहता हूँ। जो जापानीज होते हैं, जापानीज जो एबेकस को क्या बोलते हैं, सारोबान, सारोबान के नाम से एबेकस को जाना जाता था। जापानीज क्या बोलते हैं, सारोबान के नाम से इसको जानते हैं। और जो मेसोपोटामियन सभ्यता के जो लोग होते थे, यानी वो मेसोपोटामियन व्यक्ति, इसको गिन तारा के नाम से जानते थे। गिन तारा, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो गिन तारा के नाम से भी एबेकस की ही पिक्चर आएगी। क्वेश्चन आ सकता है, क्या एबेकस का नाम गिन तारा है, क्या एबेकस का नाम सारोबान है? तो इसका आंसर यस होगा। ठीक है, यानी एबेकस को सारोबान के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जापानीज में और मेसोपोटामियन में इसको गिन तारा के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने बात बताई आपको कुछ एबेकस के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक की साइड बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नेपियर बोन्स। अब एबेकस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आया हमारे पास वो आया नेपियर बोन्स, या इसके बाद जो कैलकुलेटिंग डिवाइस बनी वो बना हमारा नेपियर बोन्स। अब ये नेपियर बोन्स में क्या खास बात थी? देखो, जो एबेकस अभी मैंने लास्ट में दिखाया वो संख्याओं को सिर्फ जोड़ घटा कर सकता था या हल्की फुल्की मल्टीप्लिकेशन कर सकता था। हाई लेवल की जो मल्टीप्लिकेशन है वो एबेकस नहीं कर सकता था, जैसे लोगरिथम या कोई दशमलव टाइप की वैल्यू या क्रिटिकली वैल्यू को वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता था। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो स्लाइड है इसके लेफ्ट हैंड में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नेपियर बोन्स है। नेपियर बोन्स की अगर बात करें तो नेपियर बोन्स को बनाया था जॉन नेपियर ने, मतलब इसी के नाम पर इसको रखा गया। जॉन नेपियर ने बनाया था। कब बनाया था? 1617 में। 1617 में नेपियर बोन्स को बनाया गया। किसके द्वारा? जॉन नेपियर के द्वारा। ये क्वेश्चन आएगा कि नेपियर बोन्स का बिल्ट ईयर कौन सा है? तो 1617। किसने बनाया था? जॉन नेपियर ने। और हाँ, ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जॉन नेपियर कहाँ के थे या कहाँ बनाया गया इसको, ये बनाया गया स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में इसको बनाया गया। स्कॉटलैंड में इसको बनाया गया था नेपियर बोन्स को। अब इसके आगे थोड़ा बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, लेकिन पहले मैं आपको नेपियर बोन्स की कुछ और पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा। ये कुछ नेपियर बोन्स की पिक्चर हैं। आप इन मतलब अगर आपको पिछली स्लाइड में नहीं ठीक से दिखाई दे रहा तो आप यहाँ पर भी इसको ठीक से देख सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्लाइड रूल। और ये स्लाइड रूल क्या होता है? ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। नेपियर बोन्स भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। एबेकस भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ये स्टार्टिंग के डिवाइस थे जो किसी वैल्यू को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए यूज किए जाते थे। अब जो ये स्लाइड रूलर है, ये विलियम आउटर्ड द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1632 में। कहाँ पर बनाया गया? इंग्लैंड में बनाया गया। स्लाइड रूलर किसने बनाया है? विलियम आउटर्ड ने। कब बनाया? 1632 में। कहाँ बनाया? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है। अब ये करता क्या था? ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कंप्यूटर जरूर थे, लेकिन ये किसी संख्या को जोड़ने घटाने का ही काम कर रहे थे। ये मत सोचना इनके साथ कीबोर्ड माउस लग गया होगा। अभी कीबोर्ड माउस नहीं लगेगा, फर्स्ट जनरेशन के बाद कीबोर्ड माउस की बारी आएगी। तो यहाँ पर ये भी एक मैथमेटिकल डिवाइस थी जो किसी संख्या को जोड़ने व घटाने का काम करती थी। लेकिन जैसे अभी नेपियर बोन्स या इसमें क्या डिफरेंस है? नेपियर बोन्स तो क्रिटिकली संख्या को भी जोड़ सकता था, लेकिन जो स्लाइड रूलर है इसका यूज जो है जो क्रिटिकली संख्याएं हैं, जैसे कि वर्गमूल, किसके लिए? वर्गमूल संख्याओं को सोल्व करने के लिए, या लघुगणक या
त्रिकोणमितीय संख्याओं को सोल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता था। स्लाइड रूलर का किस लिए यूज किया जाता था? वर्गमूल के लिए, लघुगणक के लिए और त्रिकोणमितीय संख्याओं को सोल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो हर एक डिवाइस में कुछ ना कुछ खास बात है, वही खास बात आपको याद रखनी होगी कि कौन सा डिवाइस कब बना था, कहाँ बना था, और ये आपको सारी बातें याद होनी चाहिए और किसके लिए यूज किया जाता था। आपको स्लाइड में भी दिखाई दे रहा हो, विलियम आउटर्ड इन्वेंट द स्लाइड रूलर इन इंग्लैंड इन 1632 1632 के अंदर। नेक्स्ट जो डिवाइस बनी पास्कलाइन। पास्कलाइन क्या सी डिवाइस थी? ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। जितनी भी डिवाइस बताऊंगा मैं आपको सारी आपको कैलकुलेटिंग डिवाइस ही बताऊंगा। अब पास्कलाइन में क्या खास बात थी, पहले तो देख लेते हैं कि पास्कलाइन जो है कब बनी। पास्कलाइन का आविष्कार 1642 में किया गया। कब किया गया? 1642 के अंदर इसको बनाया गया। जो इसको बनाने वाले थे वो थे ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल द्वारा इसको बनाया गया, यानी पास्कल इनके नाम के ही अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया। पास्कलाइन ब्लेस पास्कल द्वारा बनाई गई। कब बनाई गई? 1642 के अंदर। कब बनाई गई? लेकिन ये इसमें क्या खास बात थी? अब स्लाइड रूलर तो लघुगणक या त्रिकोणमितीय संख्याओं को सोल्व करने वाला था। ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, यानी मैथमेटिक आप संख्याएं इसके द्वारा सोल्व कर सकते थे। लेकिन खास बात क्या थी, उनसे अलग क्या था? देखो अब तक जो मैं आपको डिवाइस बता रहा था उनमें किसी में भी मैकेनिज्म नहीं यूज किया जाता था। अब तक कोई टेक्निक या कोई मैकेनिज्म नहीं यूज होता था। तो ये जो पास्कलाइन है ये सिर्फ संख्याओं को जोड़ने का, घटाने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का काम करती थी। लेकिन ये एक यंत्र था, डिवाइस थी जो कि मैकेनिकल थी। कौन सी थी? मैकेनिकल। ये दुनिया की फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस थी। क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड, यानी मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ द वर्ल्ड, तो आप पास्कलाइन का नाम लिखोगे। पास्कलाइन को दुनिया की फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस में माना जाता है और एबेकस को फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस में माना जाता है। कहाँ बनी? इसका जो आविष्कार है वो फ्रांसीसी गणितज्ञ ने, यानी जो ये ब्लेस पास्कल थे ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। फ्रांस के अंदर इन्होंने इसको बनाया था 1642 के अंदर। आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा और लिखा भी है वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी ये दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। और ये जो पास्कलाइन है ये अलग अलग डिजिट की हो सकती थी, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अभी मैं लास्ट में करके दिखाता हूँ। तो ये जो है 8 डिजिट की मशीन है और यहाँ पर जो आपको ये 6 डिजिट की मशीन आपको दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास लेबनीज रिकॉनर। अब लेबनीज रिकॉनर में क्या खास बात थी? लेबनीज रिकॉनर है ना, ये एडवांस टाइप है पास्कलाइन का। किसका है? पास्कलाइन जो भी मैंने पीछे बताई उसका एक एडवांस रूप है लेबनीज रिकॉनर। ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है ये? मैकेनिकल डिवाइस। जैसे वो थी मैकेनिकल डिवाइस, ठीक उसी प्रकार ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस थी। लेकिन उसमें तो हम संख्याओं को जोड़ व घटा सकते थे। इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन के साथ साथ जो कठिन यानी जो हार्ड वैल्यू होती थी उनको भी सोल्व कर सकते थे। और इस मशीन का आविष्कार यानी लेबनीज रिकॉनर का आविष्कार 1694 के अंदर जर्मन के मैथमेटिशियन लाइबनिज के द्वारा, यानी ज़्यादातर जो मशीनें हैं वो उनके इन्वेंटर के ऊपर ही उनके इन्वेंटर के नाम से ही जानी जाती हैं। लाइबनिज के नाम से एक मैथमेटिशियन थे जो जर्मन के थे, उन्होंने इसको बनाया था। क्वेश्चन आएगा कि लेबनीज रिकॉनर
कब बनाया गया? 1694 के अंदर। किसने बनाया? जर्मन के मैथमेटिशियन लेबनिज द्वारा बनाया गया। क्या काम करता था? संख्याओं को जोड़ने का, घटाने का, मल्टीप्लिकेशन करने का, डिवाइड करने का, और साथ में क्रिटिकल संख्याओं मतलब जो हार्ड वैल्यू थी उनको भी ये सोल्व कर सकता था। लेकिन ध्यान रहे कि ये मैकेनिकल डिवाइस है। इससे पहले मैंने आपको नेपियर बोन्स बताया, नेपियर बोन्स भी यही काम करता था, लेकिन नेपियर बोन्स एक ओनली यंत्र था, मतलब जिसमें कोई टेक्निक यूज़ नहीं हो रही थी, कोई मैकेनिज्म नहीं यूज़ हो रहा था। इसके अंदर मैकेनिज्म यूज़ होता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और ये अलग अलग टाइप की होती थी, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रही है। और एक खास बात आपको बता दूँ, जो लेबनिज रिकॉर्नर को है ना, इसको लेबनिज चक्कर के नाम से भी जाना जाता है। लेबनिज चक्कर, अगर आप रिकॉर्नर के नाम से आपको नहीं फाइंड हो रहा तो लेबनिज चक्कर के नाम से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो, तो भी आपके यही डिवाइस सामने आएगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जैकार्ड। नेक्स्ट है जैकार्ड। जैकार्ड को थोड़ा बोर्ड पे समझते हैं। जैकार्ड का जो आविष्कार है वो 1801 में एक फ्रांसीसी के द्वारा किया गया। ये जो फ्रांसीसी था, यानी इनका अगर हम नाम लिखें, नाम था जोसेफ जैकार्ड, यानी इसी के नाम से इसको रखा गया जैकार्ड। जोसेफ जैकार्ड ने जैकार्ड जो डिवाइस है, देखो जैकार्ड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसको जैकार्ड लूमिंग के नाम से भी जाना जाता है। जैकार्ड लूमिंग, अगर आप सर्च करोगे जैकार्ड लूमिंग भी आ जाएगा। तो जैकार्ड लूमिंग का आविष्कार 1801 में किया गया। किसने किया गया? जोसेफ जैकार्ड ने इसको बनाया था। लेकिन किस पर्पज़ के लिए यूज होता था ये भी देखो, संख्याओं को जोड़ने घटाने के लिए यूज किया गया। लेकिन ये जो जोसेफ जैकार्ड थे, मैं जोसेफ जैकार्ड के बारे में बता रहा हूँ, ये एक बुनकर थे। बुनकर जानते हो, जो कपड़ा बुनते हैं, बुनकर थे। और इन्होंने एक ऐसा वुडन पैटर्न बनाया था, मतलब ये बुनकर थे तो बार बार इनको है ना कपड़ों के ऊपर कुछ पैटर्न प्रिंट करना पड़ता था, कुछ डिजाइन देना पड़ता था। तो उन्होंने वुडन का मतलब लकड़ी का एक पंच बना दिया कुछ, जिसके ऊपर डिजाइन बने हुए थे, जिससे ये मल्टीपल डिजाइन कर सकते थे एक टाइम में। फिर उन पंचेज को कंबाइन करके जैकार्ड लूमिंग एक मशीन बनाई गई, जिसको जैकार्ड लूमिंग नाम दिया गया। इससे क्या होता था, बार बार क्या होता था, एक कोई वर्क नहीं करना पड़ता था, एक टाइम में काफ़ी सारे डिज़ाइन हो जाते थे। यानी जो पंच कार्ड का यूज करके जो फर्स्ट डिवाइस बनाई गई वो थी जैकार्ड लूमिंग मशीन। क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट जो पंचिंग मशीन थी या पंच कार्ड से बनाई गई मशीन वो थी जैकार्ड लूमिंग मशीन। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो ये इस प्रकार के कुछ डिज़ाइन होते थे, अब पता नहीं कैसे होते थे, हम तो थे नहीं उस टाइमिंग में। पिक्चर को देख के ही हम कुछ गैस करने की सोचते हैं कि शायद ऐसा कुछ होता होगा। तो ये पंच कार्ड है जो कि आप किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाते थे या उस टाइम बनाया जाता था, तो वही डिज़ाइन उस कपड़े पे या जिस भी चीज़ पे हमें प्रिंट करना होता था ये आ जाता था। और हाँ, लेबनिज जो है, ये इसके बारे में खास बात बताना भूल गया मैं, जो ये जैकार्ड है, जैकार्ड जो है वो लेबनिज का ही एक एडवांस रूप है। किसका है? लेबनिज का एडवांस टाइप है। लेबनिज से ही इसको लेबनिज की टेक्निक पे ही ये आधारित है। लेबनिज की टेक्निक में बस पंच कार्ड लगाए गए थे, जिसके बाद जैकार्ड का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन ये बहुत प्रचलित हुआ और इसके बारे में थोड़ा बोर्ड पे समझते हैं हम। जो डिफरेंस इंजन है ये चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया। किस द्वारा बनाया गया? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया। अब चार्ल्स बेबेज एक व्यक्ति थे जो कि मैथमेटिशियन थे, इंग्लिश मैथमेटिशियन, मतलब एक अंग्रेज मैथमेटिशियन थे। और इन्होंने इसको बनाया था, कब बनाया था? 1822 में। क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस इंजन कब बना?
1822 किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज बहुत सारी थी। पहले तो मैं बता दूं, ये जो डिफरेंस इंजन है किस यूज़ किया जाता था, ये अगर मैं बात करूं तो दुनिया का पहला एक ऐसा मैकेनिकल या एक ऐसा यंत्र था जो सभी प्रकार की गणनाएं करने योग्य था। लेकिन 1822 में ये सफल नहीं हो पाया, यानी चार्ल्स बेबेज ने इसको बनाया, बनाने के बाद प्रॉपर वे से ये नहीं चल पाया और ये फेल हो गया। फेल्ड होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर चार्ल्स बेबेज ने हार नहीं मानी और इस पे निरंतर प्रयास करते रहे। निरंतर प्रयास करने के बाद फिर अगेन 1833 नियर बाय 10 ईयर बाद इन्होंने अगेन इसको मतलब इसी को एडवांस बना दिया था। लेकिन इसका जो नाम दिया गया वो एनालिटिक इंजन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? एनालिटिक इंजन। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। बेबेज वाला जो पहले वाला डिफरेंस इंजन था वो उन्होंने बदलकर एनालिटिक इंजन के नाम पर रख दिया। अब एनालिटिक इंजन में क्या खास बात थी? अब एनालिटिक इंजन में कुछ बातें जो है एडवांस कर दिया है। पहले तो ये एडवांस रूप है किसका? डिफरेंस इंजन का। जो अभी चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी उसको एडवांस करके अपग्रेड करके ये बनाया गया। दूसरा, आल्सो यूज प्रोसेसिंग यूनिट इन दिस डिवाइस, यानी प्रोसेसिंग यूनिट का इसके अंदर यूज किया गया। किसका यूज किया गया? प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट का इसके अंदर यूज किया गया। इस प्रोसेसिंग यूनिट को नीड पड़ी। देखो ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है इसको कोड की या कोडिंग की नीड पड़ी या प्रोग्राम की नीड पड़ी। अब ये प्रोग्राम की हेल्प जो की थी, यानी ये कोडिंग लगाने में या प्रोग्राम लगाने में एडा बायरन ने, किसने? एडा बायरन। एडा बायरन ने एनालिटिक इंजन में प्रोग्रामिंग की थी। यानी चार्ल्स बेबेज का जो एनालिटिक इंजन था उसको चलाने के लिए लेडी अगस्टा ने उसमें के अंदर प्रोग्रामिंग लगाई, जो कि प्रोसेसिंग यूनिट को नीड थी प्रोग्रामिंग की। तो उसके बाद जब उन्होंने प्रोग्रामिंग लगाई तो ये एनालिटिक इंजन जो है ये सक्सेस चल पड़ा और जो जिस कार्य के लिए इसको बनाया गया था वो कार्य सक्सेसफुल होने लग गए। और अगर मैं आपको एक इम्पोर्टेंस बात बताऊं, इसी के सिद्धांत पर हमारे वर्तमान समय के सभी कंप्यूटर कार्यरत हैं। अगर ये डिवाइस नहीं बनता तो वर्तमान समय का हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी यंत्र नहीं बनता, क्योंकि इसी की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर करके आज हम यहाँ तक आए हैं और आज हम अपना डिजिटल कंप्यूटर चला रहे हैं। क्योंकि ये दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था जिसके अंदर कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई और कोई कोडिंग करी गई। लेकिन वही बात कि ये मैकेनिकल डिवाइस था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्या चार्ल्स बेबेज, देखो चार्ल्स बेबेज ने दो मशीन बनाई, एक डिफरेंस इंजन, एक एनालिटिक इंजन। डिफरेंस इंजन 1822 में और एनालिटिक इंजन का मैंने टाइम नहीं लिखा था, मिटो दिया, 1833 के अंदर। 1833 के अंदर इसको बनाया गया और चार्ल्स बेबेज द्वारा, और इसी के सिद्धांत पर जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं उनको बनाया गया। तो तभी से जो चार्ल्स बेबेज को है जन्मदाता माना जाता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। आपने पढ़ा भी होगा फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक उसी प्रकार लेडी अगस्टा ने इसको चलाया था। अगर वो प्रोग्रामिंग ना करती तो ये कंप्यूटर नहीं चलता। तो लेडी अगस्टा को मदर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। और लेडी अगस्टा को सम्मानित करने के लिए उनके नाम से, बायरन नाम से, एक लैंग्वेज को भी विकसित किया गया जो कि कंप्यूटर की थी। और साथ में इनको प्रथम महिला प्रोग्रामर के नाम से भी सम्मानित किया गया। यानी विश्व की पहली महिला प्रोग्रामर जो थी वो थी लेडी अगस्टा एडा बायरन। अगर क्वेश्चन आए प्रथम महिला प्रोग्रामर महिला, तो आपने एडा बायरन को ही चूज करना है। तो इसके बारे में देखो, आपको स्क्रीन पे सारा कुछ दिखाई दे रहा, आप इसको भी ठीक से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट कंप्यूटर की बात करूं, नेक्स्ट है होलरिक डेस्क। होलरिक डेस्क को टैबुलेटिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये होलरिक डेस्क क्या था? होलरिक डेस्क भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो कि किसी संख्याओं को जोड़ने के लिए, घटाने के लिए यूज की जाती थी। थोड़ा बोर्ड की साइड आते हैं।
होलरिथ डेस्क, या इसको टैबुलेटिंग डिवाइस या टैबुलेटिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। ये कब बनाया गया? 1890 में बनाया गया। किस द्वारा बनाया गया? हरमन होलरिथ द्वारा। हरमन होलरिथ द्वारा इसको बनाया गया, यानी इसके जन्मदाता जो थे हरमन होलरिथ। कहाँ बनाया गया? अमेरिका में। कहाँ बनाया गया? अमेरिका में। किस लिए यूज होता था ये? मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए इसका यूज किया जाता था। और इसके अंदर और जो यूज किया गया, जैसे अभी चार्ल्स बेबेज के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट का यूज किया गया था, प्रोग्रामिंग का यूज किया गया था, कोडिंग का यूज किया गया था, इसके अंदर पंच कार्ड का यूज किया गया था किसी वैल्यू को जोड़ने के लिए। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही होंगी, कुछ इस प्रकार की ये डिवाइस होती थी। और एक खास बात और है, इस मशीन को पहली बार जनगणना के लिए यानी सेंसिस के लिए यूज किया गया था अमेरिका में, यूएसए में इसको पहली बार यूज किया गया था। और जिसकी वजह से 10 साल में की जाने वाली गणना को 3 साल में किया जाने लगा। यानी पहली जनगणना में यूज होने वाली डिवाइस होलोरिथिक डेस्क था, या इसको हम टैबुलेटिंग के नाम से भी जानते हैं, टैबुलेटिंग डिवाइस। जनगणना के लिए इसको यूज किया गया था। और फिर क्या हुआ? जनगणना के बाद इस मशीन का जो थोड़ा प्रचलन है वो थोड़ा विकसित हुआ। और विकसित होने के बाद जो हरमन होलरिथिक था, इसको इस मशीन को बनाने के लिए एक कंपनी उन्होंने मतलब पहले तो फाइंड की कि कोई कंपनी इसको बनाना शुरू कर दे, लेकिन किसी ने नहीं बनाई। तो इन्होंने खुद की एक कंपनी बनाई थी। लेकिन वो कंपनी बनाई थी इन्होंने देखो कंपनी तो पहले बना दी थी, लेकिन जब नाम दिया गया एक कंपनी, आपने सुना भी होगा IBM कब बनाई गई थी? 1924 के अंदर। 1924 के अंदर IBM, शायद आपको नीचे ना दिखाई दे रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1924 के अंदर IBM कंपनी का आविष्कार हुआ। और इसके जन्मदाता कौन है? हरमन होलरिथिक। यदि आपका क्वेश्चन आ जाए कि IBM कंपनी का आविष्कार किसने किया, और हाँ, ये IBM कंपनी की बहुत सारी खास बात है। ये दुनिया की पहली पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली मशीन कंपनी थी। तो ये था कुछ होलरिथिक डेस्क के बारे में या टैबुलेटिंग मशीन के बारे में। अब इसको थोड़ा आगे चलते हैं। देखो ये IBM कंपनी के नाम से इसको जाना गया, किसको? टैबुलेटिंग बनाने वाली कंपनी को। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी हरमन होलरिथिक द्वारा अनेक प्रकार की, देखो जब उनकी जो मशीन है विकसित हुई, तो विकसित होने के बाद उन्होंने अनेक प्रकार के आविष्कार किए। जरूरी नहीं है उन्होंने एक ही टैबुलेटिंग डेस्क ही बनाया था, बहुत सारी मशीन बनाई जो कि अलग अलग टाइप के कार्य करती थी। लेकिन जब मार्क 1 बना तो ये सबसे बड़ा मतलब आश्चर्य था दुनिया के लिए, यानी एक अलग टाइप की टेक्नोलॉजी दुनिया को देखने के लिए मिली थी मार्क 1 के आने से। अब ये मार्क 1 क्या था? मार्क 1 में देखो, मार्क 1 दुनिया का पहला बिजली से चलने वाला यंत्र था। बिजली से मतलब अब तक जितनी भी डिवाइस की मैंने बात करी है, पास्कल लाइन हो, चाहे वो नेपियर बोन्स हो, चाहे वो स्लाइड रूलर हो, चार्ल्स बेबेज हो, एनालिटिक इंजन हो, जिस भी डिवाइस की बात करी, ये सारे विदाउट बिजली के काम करते थे। इनमें बिजली का कोई लेना देना नहीं होता था। लेकिन जो मार्क 1 टेक्नोलॉजी है, या मार्क 1 जो कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको, तो ये दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी थी जो किसी बिजली पे कार्यरत करती थी। बिजली के द्वारा किसी संख्याओं को जोड़ा व घटाया जाने लगा। अब तक देखो कैलकुलेटर ही बन रहे हैं। आप ये मत सोच लेना कि मार्क 1 के अंदर भी कीबोर्ड माउस आ गए होंगे, नहीं। कीबोर्ड माउस कब आए थे ये भी आपको बताएंगे, लेकिन जनरेशन वाली वीडियो में आपको ये पता लग जाएगा। तो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि मार्क 1 कंप्यूटर विच बिल्ट ए पार्टनरशिप हार्वर्ड एंड IBM। अब
बोर्ड पे समझते हैं। जो मार्क 1 टेक्नोलॉजी है ये हार्वर्ड एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हार्वर्ड प्लस IBM। देखो जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या प्रोफेसर थे उन्होंने आई थिंक 1939 के अंदर एक कंसेप्ट रखा मार्क 1 का। किसका रखा? मार्क 1 का एक विचार रखा कि भाई इसको हम बनाएंगे, ऐसा डिवाइस हम बनाएंगे। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कई सारी कंपनियों को कहा कि भाई हमने एक ऐसी डिवाइस बनानी है, क्या आप लोग हमारी हेल्प करोगे? तो किसी ने नहीं हेल्प की, तो फाइनली IBM ने उसको हाँ भरी। तो IBM प्लस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने मिलकर मार्क 1 को बनाया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि मार्क 1 टेक्नोलॉजी को बनाने में किन किन का योगदान था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्लस IBM, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था। लेकिन ये मशीन 39 में तो इसका कंसेप्ट रखा गया, बनते 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 1944 में तैयार हुई है। 1944 में जाके फाइनलाइज हुई। लेकिन इस मशीन के अंदर भी कुछ कमियां थी। इलेक्ट्रॉनिक थी लेकिन ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक बेस नहीं थी। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिस वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर मेड इन USA, मतलब अमेरिका के अंदर इसको बनाया गया था। बट इट वाज नॉट प्योरली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लेकिन ये पूरी तरह से बिजली से चलने वाला यंत्र नहीं था। इसमें कुछ मैकेनिकल डिवाइस या मैकेनिकल यंत्र का भी यूज किया जाता था। अगर इसकी आगे की कोई मैं डिवाइस दिखाऊं या आगे की कुछ पिक्चर बताऊं या कुछ खास बात बताऊं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। द मशीन वेट 5 टन, 5 टन के आसपास इसका जो है वेट होता था। और जो इसकी वायर्स की बात करें तो 500 माइल्स ऑफ वायर इसके अंदर होती थी। अगर इसके हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 8 फीट ये टाल होती थी और 51 फीट ये लॉन्ग होती थी। अगर इसका स्क्वायर फीट निकाल लें तो 50 अराउंड इसका स्क्वायर फीट सरफेस होता था। और इसको चलाने के लिए 5 हॉर्स पावर की एक इलेक्ट्रिकल मोटर का यूज होता था। मतलब इसको चलाने के लिए एक मोटर का यूज किया जाता था जिसके अकॉर्डिंग ये काम करती थी। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार और हो गया। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो, अब देखो मार्क 1 का जो कंसेप्ट है 39 में रखा गया, बनते बनते इसको 1944 में तैयार हुआ। ठीक उसी प्रकार ENIAC का कंसेप्ट रखा गया 1943 के अंदर। इसको बनते 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 1945, मतलब इस टाइम के बीच में ये बना, लेकिन मार्केट के अंदर ये 1946 में आया था। अब ENIAC क्या था इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मार्क 1 टेक्नोलॉजी आई तो ENIAC भी इसके ऊपर ही डिपेंड है, मार्क 1 टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि बनाया गया 1943 और 1945 के बीच। मार्केट में कब आया ये? 1946 में। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना। अगर आपसे बिटवीन ईयर पूछा गया है तो 43-45 लिखेंगे, अगर फिक्स ईयर पूछा गया तो 1946 लिखेंगे। किसने बनाया, कहाँ पर बनाया? ठीक है, ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स, कुछ नहीं 2 प्रोफेसर द्वारा बनाया गया, जो स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहे हो। जॉन मैकली एंड प्रेस्पर ईक्रैट, यानी ईक्रैट एंड मैकली ने इसको बनाया था 1943 और 45 के बीच में। फाइनल जो ये तैयार हुआ 1946 में तैयार हुआ। थोड़ा और बात करते हैं। ENIAC फील्ड ए 20 बाय 40 रूम, यानी इसका जो साइज होता था वो तकरीबन 20 बाय 40 वाले रूम के अकॉर्डिंग होता था, यानी इसको इतनी रिक्वायरमेंट होती थी। वेट की बात करें तो 30 टन इसका वेट होता था। और हाँ, इसके अंदर जो है वैक्यूम, इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी। वैक्यूम ट्यूब का इसके अंदर यूज किया जाता था। अब वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, जैसे आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर IC होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है।
ठीक उसी प्रकार जो फर्स्ट जनरेशन की आईसी था या फर्स्ट जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी थी उसको हम वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। देखो यहाँ अब वैक्यूम ट्यूब यूज़ हो गया तो यहाँ से मान लो फर्स्ट जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। वैसे तो ये जनरेशन वाले टॉपिक में इसके बाद के सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी टॉपिक स्टार्ट हो चुका है तो इसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो ENIC के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, वो भी नियर बाय 18,000 के आसपास। अब एक वैक्यूम ट्यूब इतनी बड़ी होती थी, शायद इससे भी ज़्यादा बड़ी होती हो। अब आप ये देखो कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब कितना स्पेस कवर करेंगे। तो इन्हीं वैक्यूम ट्यूब की वजह से इनका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा हो जाता था। और इस वैक्यूम ट्यूब में बहुत सारी डिसएडवांटेज थी। एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करती थी, दूसरा ये हीट बहुत उत्पन्न करती थी। बहुत सारी डिसएडवांटेज थी वैक्यूम ट्यूब के अंदर। स्क्रीन में आते हैं थोड़ा और, यहाँ पर ENIC के यहाँ पर दिखाई दे रहा आपको, ये ENIC है। और हाँ, ENIC भी एक प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई थी इसको चलाने के लिए। और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ प्रोग्रामिंग द ENIC, आई थिंक इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ रिप्लेसिंग ए वैक्यूम ट्यूब, यानी इतने सारे जो भी आपको रैक के अंदर दिखाई दे रही हैं, ये वाइट डॉट डॉट जो भी समथिंग है, ये वैक्यूम ट्यूब है। इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर लगी हुई होती थी, इन्हीं की वजह से इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता था। अब देखो नेक्स्ट जो है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब जो है जनरेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। जनरेशन में आपको कल वाली वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताना था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमने अभी आपको 8 से 10 डिवाइसेस के बारे में बताया कि पहले कौन सी बनी, फिर कौन सी बनी, फिर कौन सी बनी, फिर कौन सी बनी। अभी लास्ट पे हमारा जो टॉपिक खत्म होता है वो ENIC पे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो मैं टॉपिक बनाऊंगा यानी कल नेक्स्ट जो क्लास होगी तो वो जनरेशन के ऊपर होगी। तो उसमें अगेन यहीं से टॉपिक स्टार्ट होगा और इसके बाद 5th जनरेशन यानी वर्तमान समय हमारा 5th जनरेशन का चला हुआ, तो यहाँ तक आपको कंप्लीटली समझाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको नॉलेज दी कि फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट डिवाइस कौन सी बनी, उसके बाद कौन सी बनी, वो कैसे काम करती थी, उसके मेन क्वेश्चन भी आपको बताए। और आशा करते हैं कि इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और कुछ नया सीखा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।